आफ्ताब ड्रग्स के भी आदी थे और श्रद्धा उनको मना करती थी, क्योंकि एज अ पार्टनर आप चाहते हो अपने पार्टनर के लिए कि ये चीज सही नहीं है, पर उन्होंने वो भी नहीं सुना। तो जब उन्होंने ऐसा स्टेप लिया, क्योंकि 35 टुकड़े हम लोग सोचकर भी कांप देयर इज जाते अ हैं। क्लियर केस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी जो दिख रही थी श्रद्धा को, पर वो शायद इग्नोर नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो एक, जब हम साथ रहते हैं इंसान के साथ तो हमें उसके प्रति हमदर्दी हो जाती है, तो वो हमदर्दी के चलते, और अब्यूज का भी एक साइकिल होता है, जैसे अगर आप एक पीरियड है, काम पीरियड चल रहा है, फिर टेंशन क्रिएट होगी, फिर वायलेंस होगा, फिर लास्ट पीरियड होता है हनीमून पीरियड। तो मुझे लग रहा है वो हनीमून पीरियड वाले में उसको कन्विंस कर लेता था, मारा देख मैं तेरे को कितना प्यार करता हूँ। अभी एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पर, डार्लिंग, उसमें भी इसी सिंड्रोम को थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। हालांकि मुझे लगता है मोस्टली ये सिंड्रोम, रिसर्च भी कहती है, किडनैपर्स के केस में होती है, जहाँ किडनैप कर लिया जाता है और सामने वाले के प्रति हमदर्दी हो जाती है कि वो हमें खाना खाने को दे रहे हैं, हमें इजाजत दे रहे हैं, हमारे साथ थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो उसी तरह मुझे लग रहा है जब क्रिमिनल माइंड का इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में चली गई हैं, आपने सारे रेड फ्लैग्स देखे, और मुझे लग रहा है ये केस से एक ही शिक्षा हमें मिलती है, क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग आपके आसपास होंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहां आपको रेड सिग्नल्स मिले, आप वॉकआउट करिए, करेज रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। देखिए रास्ता जरूर मुश्किल होता है पर मुमकिन है। ये पढ़ी लिखी थी, अपने आप को सही रास्ते, इंडिपेंडेंट थी, काउंसलिंग करवा के सही रास्ते पर चल सकती थी, और सपोर्ट सिस्टम में फैमिली भी शायद मान जाती जब ये वॉकआउट का डिसीजन लेती। और अगर ये वॉकआउट नहीं भी करना चाहती थी, अगर कितनी भी मेरे सर्कल में मैं बोलूंगी जहां जो भी इसे देख रहा है, वो इस चीज को कंपलसरी कर ले कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करिए। आप रिश्ते में स्ट्रेस में हो, आइडेंटिफाई करिए। कहीं भी मार का सीन आ रहा है, आप सिर्फ बताइए नहीं, वो एक रेड फ्लैग है, सामने वाले की मेंटेलिटी नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है। और वो एबनॉर्मलिटी कब आइसिंग ऑफ केक हो जाए और हम में से कोई इस चीज का शिकार हो जाए, हमें किसी को नहीं पता। बिल्कुल। आफ्ताब ने जब चीजें कन्फेस की, उन्होंने हर एक चीज बारीकी से बताई, चाहे वो 35 टुकड़े करना हो या फिर फ्रिज खरीदना हो, हर चीज उन्होंने बहुत बारीकी से बताई। तो ये क्या दर्शाता है? क्या उनके अंदर कोई रिग्रेट नहीं है? उन्होंने बस उस टाइम वो ऐसा एक मोमेंट आया कि जब उनके अंदर का, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर का दाना, आपके अंदर का डीमन आप पे ओवर पार कर गया और आपने वो स्टेप उठा लिया। पर कहीं ना कहीं जब वो दोबारा उस घर में जाते थे, वो और लड़कियों को डेट कर रहे थे, उन लड़कियों के साथ उस घर में जाते थे, तो क्या कभी ऐसे दिमाग में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होता होगा कि मैंने ये क्या कर दिया? दिमाग में खुद को बचाने का रिग्रेट था ना, प्रायोरिटी उसकी क्या थी? अगर हम नार्सिसिस्ट ट्रेट पर भी जाते हैं कि अगर इसकी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी भी होगी, तो अगर कोई क्रिमिनल है तो वो क्या करेगा, मुझे अपने आप को क्राइम से कवर करना है और उस क्राइम से बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। होता क्या है, ये रेगुलर रूटीन में भी होता है, आप एक झूठ बोलते हो, उस एक झूठ पर छुपाने के लिए 100 और कवर अप करने के लिए झूठ बोलते हो, तो झूठों का वो लेयर बन जाता है और अपने झूठ में आप इतना उलझ जाते हो कि उससे बाहर नहीं आ पाते। और यही मुझे लगता है आफ्ताब के केस में भी हुआ, क्योंकि उसने ही बताया, उसने टुकड़े किए, उसने ही बताया फ्रिज खरीदा, और जैसे जैसे पुलिस ने वो चीजें चेक करी वो पाई गई। तो मैनिपुलेटिव तो है, बट कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल या स्टेबल नहीं है, तभी तो वो चीजें खुद ही बता रहा है। टुकड़े हैं, आई वुड से फॉरेंसिक जांच करेगी वो टुकड़े बच्ची के हैं कि नहीं है, वो उससे सब पता चल जाएगा। बट कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो सच बोल रहा है, वो मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है, पर उसने अपने आप को प्रायोरिटी पर रखा, अपने आप को बचाने के लिए ही उसने ये सब किया, और उस वक्त उसके दिमाग में और कोई इमोशन नहीं थी। मैंने अगर किया भी है तो ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और इतनी सफाई से करूंगा कि कोई सबूत नहीं बचेगा। तो ये जो, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें ये सब कुछ दिखाया गया था, तो जब वो ये चीज़ देख रहे थे तो क्या उनके दिमाग में कभी भी कहीं ये ट्रिगर नहीं किया होगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो? क्योंकि हम क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बहुत ऐसे शोज आते हैं जहाँ पे बहुत सारे तरीके दिखाए जाते हैं, और ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं कि लोगों ने कन्फेस किया है कि हमने शोज को देखकर इतना हिनियस क्राइम किया है। तो कहीं इवन राजीव गांधी जी के कांड में भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने मूवी से इंस्पायर होकर वो इंसिडेंट किया था, ह्यूमन बॉम्ब का जो इंसिडेंट था। देखिए मैं बिल्कुल मानती हूँ, बट आप समझिए उसे रिग्रेट नहीं था, नहीं था रिग्रेट, यही तो उसकी साइकी है कि उसे रिग्रेट था ही नहीं। अगर आप निठारी कांड की बात करें, तंदूर कांड की बात करें, इन सारे, आई थिंक सो 1 महीना पहले केरला में भी ऐसा ही हुआ है, वुमन को काटा गया। तो अगर आप जितने भी लोगों को ऐसे देखिए, उन्हें रिग्रेट नहीं होता है। इमोशन शब्द को स्पेशली जहां पर हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं, वहां पर मुझे लग रहा है उसने वो जो
सीरीज फोकस की है कि मुझे सिर्फ ये सोचना है मुझे बचना कैसे। बचना कैसे। मेरा एक गोल है और मेरा एक गोल वही है कि मैं अपना बचाव कैसे कैसे। और देखिए पुलिस ने जब उसको हल्का सा भी डांटा या कुछ भी करा और उसने मान लिया मैंने किया, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो वल्नरेबल स्टेज थी कि डेफिनेटली थोड़ा सा भी प्रेशर आता, क्योंकि आप ये अभी अपने आप को नॉर्मल करने के लिए उसने क्योंकि- सारा किया। अगर लड़कियों को बुलाया इंटरनेट पर या धोया, ये सब अपने आप को बचाने के लिए प्लान करके। अगर कह रहे हैं कि उसने घर को साफ किया, उस वक्त वो मोटर चला लेता था, तो अगरबत्तियां या परफ्यूम, बट वो सारी की सारी चीजें खुद को बचाने की। तो क्या ऐसे लोगों में हीन भावना होती है कि मैं शायद किसी से कुछ कम हूँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन जिसे अगर हम बोलेंगे? देखिए लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज तो है ही है ना, उसमें तो आप बोल ही नहीं सकते। लो सेल्फ एस्टीम इशू, जेलसी, पॉसेसिवनेस, ये तो बहुत छोटे लेवल पर है, ये तो बहुत ही छोटे लेवल पर है। इसकी खुद की बुलिंग हो सकती है, इसके साथ खुद सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो सकता है, इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो सकता है, क्या हुआ है इसके साथ, किसी ने इसको बहुत डीमीन कराया हो, किसी रिलेशनशिप में किसी लड़की ने इसे छोड़ा हो और उसे इसे बहुत बुरा फील कराया हो। तो मोस्टली बदले की भावना, वेंजियंस, रिवेंज, रेज, ये सारे ही एक ही, ये सारी इमोशंस जितनी भी आप नेगेटिव, क्योंकि कोई भी एंगर नाम की जो एक इमोशन है जिसे हम प्राइमरी इमोशन में माना जाता है, ये एक बारात के साथ आती है। तो बारात में जितने भी नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिविटी है वो साथ में आई है उस इमोशन के, क्योंकि एक इमोशन आप पर हावी हो गई तो वो सारी इमोशंस आपके साथ सर्कल में आएंगे। तो क्या अगर अभी आफ्ताब नहीं पकड़ा जाता, लेट्स सपोज, और वो ऐसे ही और रिलेशनशिप में आता, तो क्या ये क्राइम फिर से होता? क्योंकि एक इंसान जिसको एक ये श्योरिटी हो गई कि मैंने इतना बड़ा कांड किया, मैं नहीं पकड़ा गया, तो क्या ये आपको एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना, बूस्ट अप मिल जाता है कि अब मुझे अथॉरिटी मिल गई है, मैं दोबारा ऐसा कर सकता हूँ? क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं कि उनको मानसिक बीमारी है और वो एक दिन में या फिर एक कांड के बाद नहीं खत्म होती। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होता, ऐसा ही होता, क्योंकि कोई बदलता नहीं बदलता, कोई बदलता नहीं है। क्योंकि अगर इसने बदलने पर कोई एफर्ट करना होता तो ये किसी प्रोफेशनल के पास जाता। कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशनल्स के पास लोग आते हैं, अपना क्राइम एडमिट करते हैं और बताते हैं कि हमसे ऐसा कुछ हुआ है, और हम जैसे प्रोफेशनल, लाखों प्रोफेशनल जो भी इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें गाइड करते हैं क्या सही और क्या गलत है। तो आप सोचिए, जब रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, हम लोगों के पास, मेरे समेत दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मैरिज या फैमिली काउंसलर या रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास लोग आकर अफेयर मानते हैं, सब चीजें मानते हैं, बट वो क्योंकि वो एक एफर्ट होता है, कॉन्शियस एफर्ट, हमें अपने आप पर काम करना है। मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, मुझे सही रास्ते पर आना है, वो एफर्ट इसके एंड से नहीं हुआ। अगर होता, जो हल्का सा ही कॉन्शियस इसके मन में आता, तो ये पुलिस के पास खुद चला जाता, मुझसे गलती हो।